कोई गोल्ड बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है, कोई घर बेच रहा है तो खरीद रहा है। ऐसी हर लेन देन पर एक टेंशन होती है इनकम टैक्स की। इस टेंशन और इससे जुड़ी हुई हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ इस बार हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। मुकेश पटेल साहब, आपका स्वागत है हमारे शो में। और अहमदाबाद से मुकेश जी जुड़ रहे हैं, जो आप दर्शकों के लिए बहुत सारे टिप्स लेकर के आए हैं। तो मुकेश जी से कई सारी बातचीत करेंगे टैक्स बचाने के लिए। तो अगले आधे घंटे तक कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम शो में बताने वाले हैं गोल्ड की बढ़ती कीमतों का फायदा उठाने के लिए अगर आप बेच या खरीद रहे हैं गोल्ड, तो इनकम टैक्स के किन किन नियमों का रखें ख्याल। जमीन या प्लॉट बेचने से कैसे बचा जा सकता है टैक्स की देनदारी से। पिताजी से मिले गिफ्ट को बेचने पर कैसे बनती है टैक्स की देनदारी। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन गोल्ड, जी हां, पिछले कई हफ्तों से गोल्ड सबके लिए सुर्खियां बनी हुई है, क्योंकि गोल्ड की कीमतें बढ़ रही हैं, सोने की चमक बढ़ती जा रही है। तो कोई सोच रहा है कि गोल्ड जो रखा हूं उसको बेच लूं क्या। कोई ये सोच रहा है कि टारगेट दिया जा रहा है 1 लाख तक पहुंचेगा गोल्ड, अभी गोल्ड खरीद लूं क्या। ठीक है, आप गोल्ड जो है बेचिए, रखिए, खरीदिए, वो आपके अलग अलग फाइनेंशियल एडवाइजर आपको सलाह देंगे। लेकिन इन सब चीज़ों में एक चीज़ को मत भूलिएगा, वरना सारी आपके फाइनेंशियल प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। वो है आपको टैक्स। जी हाँ, आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, सब जगह आपको इनकम टैक्स या जीएसटी से पाला पड़ेगा। और इसको कैसे बचाएं और कैसे इसका ख्याल रखें, शो में सबसे पहले इसी पर बातचीत करेंगे। मुकेश पटेल साहब, गोल्ड, आपके अहमदाबाद में गोल्ड के शौकीन बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि बहुत सारे लोगों ने इस गोल्ड की बढ़ती कीमतों को देखते हुए लगा कि पता नहीं फिर गोल्ड की कीमतें गिर जाएं, इससे पहले कि बेच लो, बाद में खरीद लेंगे। तो कई लोगों ने गोल्ड बेच भी लिया है। तो सबसे पहला सवाल तो ये बताइए कि ये जो गोल्ड बेचे हैं उस पर टैक्स की देनदारी क्या कहती है। बिल्कुल लक्ष्मण जी, आपने सही बताया कि गोल्ड इज लाइक एन ऑल टाइम हाई। 75,000 क्रॉस कर गया। एक और से आप बीएसई सेंसेक्स देखिए, 75,000 क्रॉस कर गया। यहाँ गोल्ड है वो 75,000 क्रॉस कर गया। आई थिंक दिस इज फिनोमिनल। अब सवाल बिल्कुल आपने सही पूछा है कि गोल्ड को बेचा जाता है तो हमें ख्याल ये रखना है कि उसको आम तौर से कोई भी इंडिविजुअल टैक्स पेयर जो होता है, वो जब गोल्ड बेचता है तो वो उसके लिए कैपिटल गेन्स की जिम्मेवारी होती है। और जैसे हम अक्सर हमारे शो में डिस्कस करते हैं कि कैपिटल गेन्स लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। अगर आपने 3 साल से ज़्यादा गोल्ड होल्ड किया है और उस पर जो आपको लॉन्ग टर्म गेन भरना है, तो उसका रेट जो है वो 20% है। और अगर शॉर्ट टर्म में होता है तो शॉर्ट टर्म इज ट्रीटेड एज योर रेगुलर इनकम। तो आपका जो भी रेगुलर स्लैब होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 30% तक ये जा सकता है, वो आपको ख्याल रखना है। चूंकि आपने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का हिसाब तो बता दिया, अब मुझे ये बताइए कि इससे बचने का भी कोई तरीका है क्या। देखिए, एक चीज है कि सबसे पहले तो ये जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का, जो हम शॉर्ट टर्म में तो सीधी बात है, आपको अपना रेगुलर रेट ऑफ टैक्स आपकी खरीद कीमत और बिक्री कीमत के डिफरेंस पर भरना होता है। पर लॉन्ग टर्म अगर है तो लॉन्ग टर्म में आपको एक तो इंडेक्सेशन का फायदा जरूर मिल सकता है कि आपने ये कब खरीदा था या कब एक्वायर किया था, उसके हिसाब से जो इंडेक्सेशन के नियम हैं उसका फायदा अगर आप गिनते हैं तो आपका इफेक्टिव रेट है लक्ष्मण जी, वो 20% से कम आ सकता है। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि आपका मान लीजिए गोल्ड का गेन लॉन्ग टर्म का हुआ, तो जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बचाने के लिए हमारे पास अलग अलग रास्ते हैं। और खास तौर से कई लोग गोल्ड बेच के, आज तो गोल्ड की ऐसी कीमत है कि पुराना गोल्ड बेच के आप समझिए एक नया घर भी खरीद सकते हैं। तो घर खरीदने का भी आयोजन करके आप जीरो टैक्स का प्लानिंग कर सकते हैं। तो प्लानिंग करने के लिए ऐसे अवकाश भी है, लेकिन टैक्स तो जरूर भरने की जिम्मेवारी खड़ी होती है, आपको ख्याल रखना है। बिल्कुल, इसका तो ख्याल रखेंगे। आपके इस जवाब में 2 सवाल छुपे हुए हैं। एक सवाल यह है कि गोल्ड मान लिया किसी को पुश्तैनी मिला, परिवार से मिला, मायके से मिला, पुराने जमाने में बहुत गोल्ड मिलते थे, उसको कैसे देखा जाए। दूसरा सवाल कि गोल्ड जो रख रहे हैं, खरीद रहे हैं, वो कितना रख सकते हैं। तो दूसरे सवाल में पहले आऊंगा, क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं गोल्ड की कीमतें यहाँ से और ज्यादा जाएंगी। अक्सर क्या करते हैं लोग, गोल्ड और खरीदने लगते हैं। तो गोल्ड रखने की भी कोई सीमा होती है क्या।
अच्छा, बहुत पते का सवाल आपने पूछा। अगर हम आज से समझिए 60 साल पहले की बात करते हैं, 1960 का जो दशक था, शायद उस समय पे हमारे कई दर्शक तो दे वुड नॉट इवन हैव बीन बोर्न, लेकिन उनको हम याद कराएं कि एक भारत में ऐसा भी समय था जब एक गोल्ड कंट्रोल एक्ट हुआ करता था और आप कितना गोल्ड होल्ड कर सकते थे उसके लिए उसकी लिमिट्स और सीमाएं कानूनी तौर से लगाई गई थी। अब ऐसी कोई सीमा नहीं है, आप चाहे 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो गोल्ड होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब आप गोल्ड होल्ड करते हैं लक्ष्मण जी, तो वो गोल्ड होल्ड करने के सोर्स ऑफ एक्विजिशन जो है उसके बारे में आपको ख्याल रखना है कि क्योंकि अगर आप वो नहीं समझा पाते हैं तो इसका भी हम डिस्कस करेंगे इस शो में आगे, कैसे कानूनी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। खरीद करते हैं तो खास ख्याल रखना यह है कि आप उसका खरीदी का जो भी आपका सपोर्टिंग एविडेंस है वो आप रखें, क्योंकि वो कभी भी आपको पूछा जा सकता है, तो वो आपको समझाना है। अब जैसे आपने पूछा कि आपको मिला है, नहीं, उस पे मैं आऊंगा। समझिए आमतौर से लोगों को शादी के समय पर उस पे मैं आपसे सवाल पूछूंगा। मेरा सवाल एक और है, ये है कि कई बार आपने कहा कि गोल्ड खरीदते हैं तो सोर्स रखिए, तो कई बार लोग पूछते हैं कि बगैर सोर्स वाले गोल्ड कितना रख सकते हैं, इसकी क्या सीमा है? क्योंकि सरकार, मुझे जहां तक याद है, समय समय बदलती रही है इसको। बिल्कुल नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इसी पर आ रहा था लक्ष्मण जी। सबसे पहले तो ये जो एक प्रश्न खड़ा होता था आज से कई साल पहले, तो लोगों के लिए एक बड़ी दुविधा होती थी कि भाई किसी के पास समझिए 100-200 ग्राम का भी गोल्ड निकला और इनकम टैक्स वालों ने उसको पूछा तो वो कैसे उसको समझाएं, क्योंकि जब आपको बहुत समय के अरसे पहले, अब जैसे आपकी या मेरी शादी है वो 70 या 80 के 1970 या 80 के दशक में हुई हो, अब उस समय पे हमें जो गोल्ड मिला उसका तो हमारे पास क्या एविडेंस या सोर्स हम रखेंगे। तो इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर नंबर 1916 उन्होंने एक जारी किया आज से कई साल पहले, करीब 30 साल पहले, और उसमें ये स्पष्ट किया गया कि देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हालांकि वो सर्च के लिए था, लेकिन बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स और हाई कोर्ट्स ने उसको ये लिमिट है सर्कुलर की, उन्होंने कहा कि आम तौर से सब पर्पजेस के लिए इसको मान्य रखना होगा। अब इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी शादीशुदा महिला है तो उसके केस में 500 ग्राम तक अगर जो गोल्ड होता है तो इसके बारे में कोई पूछपरछ या सोर्स का सपोर्ट इंसिस्ट नहीं किया जाएगा, उसको मान लिया जाएगा। अगर वो शादीशुदा महिला नहीं है, माना हमारे घर की कोई बेटी है या कोई और महिला सभ्य है जिसकी शादी नहीं हुई है, तो उसके केस में 250 ग्राम, और मेल मेंबर पुरुष सभ्य है तो उसके लिए 100 ग्राम। तो पुरुष के लिए 100 ग्राम, शादीशुदा महिला न हो तो 250 ग्राम, और शादीशुदा हो तो 500 ग्राम। ये लिमिट्स तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कुछ भी नहीं पूछेगा। अब एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने काफी डिटेल में बताया इसको। अब ये जो अनएक्सप्लेन्ड गोल्ड है, इसमें एक सवाल ये उठता है कि मान लिया जाए विरासत में मिला है गोल्ड, गिफ्ट में मिला है गोल्ड, तो संक्षिप्त में बताइए कि उसमें टैक्स कितना देना पड़ेगा वहां पे? देखिए, सबसे पहले तो लक्ष्मण जी, जो मैं सर्कुलर की बात कर रहा था उसमें आपने सवाल पूछा, एक मैं आई टेक ओनली हाफ अ मिनट टू क्लैरिफाई फर्दर। वो सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि ये जो लिमिट है जिसके पास कोई प्रूफ नहीं है, पर अगर आपने वेल टैक्स का रिटर्न भरा है, उसमें दिखाया है, तो ज्यादा भी हो सकता है। अगर आपके फैमिली का स्टेटस आप समझा सकते हैं और उसके आधार से हैं तो ज्यादा भी हो सकता है। उसी तरीके से अगर आपको मान लीजिए गिफ्ट में मिला हो या इनहेरिटेंस विल में मिला हो, उसका आपके पास एविडेंस है तो ज्यादा रख सकते हैं। अब आपने ये पूछा कि जब मिलता है, तो गिफ्ट के केस में हम 3 अलग अलग सिचुएशंस लेंगे। एक, आपको रिलेटिव की ओर से मिलता है तो उस पर कोई भी सीमा नहीं है, कोई भी रिलेटिव आपको कभी भी
कितनी भी मात्रा में, और रिलेटिव कौन होता है हम शो में बहुत बार डिस्कस करते हैं, क्लोज रिलेटिव कैन गिव यू एनीथिंग, आपको लेने पर कोई टैक्स नहीं है। दूसरा, अगर वो रिलेटिव नहीं है तो 50,000 की जो वार्षिक सीमा होती है विथ ऑल अदर एसेट्स, आपको कुछ गिफ्ट मिला हो वो ध्यान रखना है। लेकिन एक तीसरी सिचुएशन ये है कि मान लीजिए रिलेटिव नहीं है पर आपको अपने शादी के अवसर पर कुछ मिलता है गोल्ड, तो वो रिलेटिव हो या नॉन रिलेटिव हो, तो नॉन रिलेटिव से भी आपको मिलता है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। और फाइनली इनहेरिटेंस या विल में आपको मिलता है तो इस पर भी जब आपको कुछ मिलता है कोई टैक्स नहीं है। मुकेश, एक सवाल ये है कि अब कोई गोल्ड, ये मुझे बता दीजिए, गोल्ड पे जीएसटी भी लगता है? कोई गोल्ड ऑर्नामेंट खरीदता है, गोल्ड खरीदता है तो उसको जीएसटी भी देना पड़ता है, और जब बेचते हैं तो उस पर जीएसटी कट जाता है, तो इसको कैसे मैनेज किया जाए, संक्षिप्त में बताइएगा। अभी ऐसा है लक्ष्मण जी, जब आप गोल्ड खरीदते हैं तो गोल्ड पर एक नॉमिनल जीएसटी का रेट 3% रखा गया है। हालांकि वो काफी एक रीजनेबल रेट है, मेरे ख्याल से इसके लिए कोई किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए। गोल्ड का मेकिंग चार्ज जो होता है उस पर 5% का जीएसटी है। लेकिन इसी कॉन्टेक्स्ट में हमें ये ख्याल रखना है लक्ष्मण जी कि अगर आप अपने पुराने कोई भी जो ऑर्नामेंट्स हैं उसको बेचते हैं डीलर को, तो आप पर कोई भी जीएसटी की जिम्मेवारी नहीं है। माना सेकेंडरी सेल जो है उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगता है, ये आप ख्याल रखिए। चलिए, तो ये सारे मुद्दे हैं। अगर आप गोल्ड खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो बिल्कुल मुझे लगता है सारा कुछ साफ हो गया होगा कि आपकी टैक्स की देनदारी कहाँ कहाँ बनती है, उस देनदारी को कैसे बचा सकते हैं, बखूबी बताया हमारे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब ने। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। चलते हैं राजकोट से हिमांशु जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। हिमांशु जी नमस्कार। सर, मुकेश जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं गोल्ड बेचूं तो उसमें क्या जो स्पेशल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है उसका मुझे बेनिफिट मिलता है और इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट मिलेगा? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे कुछ गोल्ड से कैपिटल गेन मिला तो वो इक्विटी लॉस के सामने एडजस्ट हो सकते हैं? ठीक है मुकेश जी। बिल्कुल लक्ष्मण जी, इनका क्वेश्चन बहुत सही है। आप आगे पूछ रहे थे, उसी इंडेक्सेशन के पॉइंट को हम थोड़ा एक्सप्लेन करें। अब देखिए, इसमें दो सिचुएशंस हो सकती है। एक तो आपने जब गोल्ड एक्वायर किया हो तो वो अगर 1 अप्रैल 2001 के पहले की एक्विजिशन डेट है तो आप अपना गोल्ड का एक्विजिशन फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 की कीमत ले सकते हैं। हालांकि उस समय भी गोल्ड की कीमत काफी नीची थी, 4,190। इनफैक्ट लक्ष्मण जी आप देखिए तो पिछले 23 सालों में 18 गुना 18 टाइम्स गोल्ड की प्राइस बढ़ चुकी है। तो इंडेक्सेशन के हिसाब से तो आपको करीब 3.5 गुना फायदा होगा, पर 18 गुना ये आपका रहेगा। अच्छा, सवाल ये होता है कि जब आपको गिफ्ट में या इनहेरिटेंस में मिलता है, क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कह सकता है कि आपकी तो कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं है, इसलिए हम इस पर पूरे का पूरा टैक्स लगाएंगे? तो जवाब है ना, क्योंकि देयर आर स्पेशल प्रोविजंस फॉर कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऐसे केस में जो कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर है, माना जिसके पास से आपको मिला है उसकी कॉस्ट आपकी कॉस्ट मानी जाएगी, उस पर आपको इंडेक्सेशन का फायदा मिलेगा और उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग भी आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग गिनते हुए उस पर यह टैक्स की गिनती की जाएगी। लक्ष्मण जी, तो हमें यह ख्याल रखना है। चलिए हिमांशु जी, उम्मीद करते हैं कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर क्या है टैक्स की बारीकियां, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। अब वापस चलते हैं सवाल जवाब के सिलसिले पर। गाजियाबाद से एमएस भाटिया साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भाटिया साहब नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार जी। नमस्कार, बताएं क्या सवाल है। मुकेश पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। मेरे पिताजी ने मुझे एक प्रॉपर्टी गिफ्ट करी थी और उस प्रॉपर्टी को सेल भी कर दिया, और सेल करने के बाद हमने 2 प्रॉपर्टी परचेज करी है। एक तो बिल्ट हाउस है और एक प्लॉट है।
तो अब वो जो प्लॉट है उसको भी मुझे कंस्ट्रक्शन करके हाउस दिखाना होगा। ये सवाल पूछ रहे हैं आप? जी मुकेश जी क्या कह रहे हैं? ऐसा है कि वो जो एक प्रॉपर्टी उन्होंने बेची है, वो प्रॉपर्टी की अगर कीमत 2 करोड़ के अंदर है, तो उसके सामने अगर वो चाहते हैं तो 2 नए घर में वो इन्वेस्टमेंट करके एग्जम्पशन का फायदा ले सकते हैं। एक तो वो पूरा घर ही खरीद रहे हैं, और दूसरा जो है वो प्लॉट खरीद के उस पर कंस्ट्रक्शन करें लक्ष्मण जी, तो वो भी माना दोनों का इसके अंदर जो वैल्यू है उसके अंदर समावेश होते हुए वो सेक्शन 54 का फायदा ले सकेंगे और एग्जम्पशन का प्लानिंग कर सकेंगे। भाटिया साहब, आपके सवालों का जवाब मिल गया? जी सर, उसमें मुझे अगर कुछ अमाउंट बच जाता है, मामूली अमाउंट बच जाता है, तो उसके लिए मुझे कुछ करना होगा क्या? मतलब बिल्कुल भी टैक्स देना नहीं चाहते भाटिया साहब, बताइए क्या करें मुकेश जी? बचता है, देखिए आपका, हाँ, आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है और इंडेक्स कॉस्ट है उतना तो आपको यूं भी सेट ऑफ मिलता है। माना ये जरूरी नहीं है कि जो पूरे की पूरी वैल्यू आपको आती है, क्योंकि आप सेक्शन 54 के दायरे में, 54F में नहीं है, इसलिए वो इंडेक्स कॉस्ट तक का जो है वो आप कुशन रख के बाकी का इन्वेस्टमेंट ये 2 में करते हैं तो आपको कोई दिक्कत का कारण नहीं होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं भाटिया साहब आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब बहुत ही बेहतरीन तरीके से आसान शब्दों में बताने के लिए। फिर से हाजिर होंगे आपके साथ अगले शो में, और फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर GST से, तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। जी हाँ, tax@moneycontrol.com। इसमें अपना जब सवाल भेजते हैं ना, तो अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें, ताकि इसी तरीके से सीधे टैक्स एक्सपर्ट से आपकी हम बात करवा सकें। नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज़।